सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग से लेकर आईडीआर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि इस चैप्टर के अंदर लाई करते हैं। डिबेंचर्स तक हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर अप कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आई बटन के अंदर वो क्लास लगी हुई है और अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े तब भी आप जाके इजीली पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग की। सो व्हाट इज दिस? ये रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है? तो रिटेन्ड अर्निंग उसको कहा जाता है जब आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर तक उनका डिविडेंड, उनका इंटरेस्ट, उनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट देकर जो आपके पास पैसा बच जाता है और जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर में, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा ना देकर उन पैसे को बचा लेते हो। उन पैसों को क्यों बचाते हो? एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, यानी कि आने वाले समय में लॉसेस को झेलने के लिए, जनरल रिजर्व मेंटेन करने के लिए, आने वाले समय के अंदर प्रोविजन मेंटेन करने के लिए या कोई भी फ्यूचरिस्टिक पर्पज से वो चीज़ें रोक ली जाती हैं, तो उसको रिटेन प्रॉफिट बोलते हैं। तो रिटेन प्रॉफिट एक सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है अपने बिजनेस को एक फाइनेंस करने का। तो यही हम समझने वाले हैं यहाँ पर। तो इट रेफर टू दैट द पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड बट रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन फ्यूचर। यानी कि ये शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बांटा जाता, इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव की वजह से रख लिया जाता, संभाल लिया जाता है ये एज अ रिजर्व। ठीक है, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे सस्ता जुगाड़ ये होता है अपने बिजनेस को फाइनेंस करने का। दूसरा सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल, यानी कि हमारी जो पूरी ट्रेड साइकिल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफली रहता है। यानी कि प्रोडक्शन साइकिल के अंदर, बिजनेस साइकिल के अंदर ऐसा कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो उन फ्लक्चुएशन को सिर्फ और सिर्फ हम पैसे के बल पर ही निकल सकते हैं। लाइक बिजनेस के अंदर हमारे पास डिफ्लेशन आ रही है, डिप्रेशन का पीरियड आया, फिर इन्फ्लेशन आई, फिर ग्रोथ आया। प्रोडक्शन साइकिल के अंदर जो प्रोडक्शन लेवल है, स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उन सभी को मेनटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा सेफली जो काम करता है वो करता है हमारे पास रिटेन प्रॉफिट। क्योंकि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ना तो हमारे लिए किसी का कर्ज है और ना ही हमारे किसी की देनदारी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो रोक लिया तो आने वाले सालों के अंदर मुझे वो डिविडेंड कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। यानी कि टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर आप पढ़कर आए हो, क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, ये सब हम पढ़कर आए हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि अगर आपने एक साल प्रीफरेंस शेयर होल्डर का अपना जो डिविडेंड है वो नहीं दिया तो आने वाले सालों में जिस दिन आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आपको सारे सालों का जो है वो कैलकुलेट करके प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास किसी की देनदारी नहीं है, आपको ना किसी को इंटरेस्ट देना, ना कोई लोन देना और ना ही कोई डिविडेंड देना, कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत हमारे पास एक कर्ज मुक्ति जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस रहती है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि आने वाले समय के अंदर जो हमें डिविडेंड देना है, लोन देना है, इंटरेस्ट देना है, पेमेंट्स करनी है, इंस्टॉलमेंट करनी है, तो उनमें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बना के रखता है। ये ईजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, जब हमारे पास पैसा होता है तो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, अलग अलग फ्यूचरिस्टिक मशीन्स को एडॉप्ट करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करते हैं, अपने गुड्स की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं और अपनी कंपनी पर खर्च करते हैं। तो एक्सपेंशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास कर्जदारी कम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आपकी गुडविल अपने आप बढ़ने लग जाएगी। इंक्रीज इन द कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी कैपिटल की ताकत अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए रिटेन प्रॉफिट के। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी लिमिटेशन में पहला क्या है, डेंजर ऑफ मोनोपोली, यानी कि जब आपके पास पैसा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होती है तो हमेशा बिजनेस को ना एक सर्टेन अमाउंट के अंदर पैसे की ज़रूरत होती है। अगर वो सर्टेन अमाउंट से कम है तब भी बिजनेस को परेशानी झेलनी पड़ती है, और यदि वो ज़्यादा भी है तब भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। यानी कि आपने गुड्स का जो चीपेस्ट सोर्स, यानी कि जो रीजनेबल प्राइस आप उससे ज़्यादा बेचने लग जाते हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने प्रोडक्शन साइकिल के साथ, बिजनेस साइकिल के साथ कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होने लग जाती है। यानी कि आने वाले समय के अंदर आपको मोनोपोली देखने को मिलेगी अगर आप कंटिन्यूअसली रेगुलरिटी डीलिंग के साथ
रिटेन प्रॉफिट को जनरल रिजर्व के अंदर इकट्ठा कर रहे हो तो कभी कभार कर लिया कोई बात नहीं, बट हमेशा करना मतलब ये आपने शेयर होल्डर से हाथ धो बैठना, अपने ओवर कैपिटलाइजेशन की डेंजर को देखना और साथ ही साथ अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मार्केट के अंदर मोनोपोली देखना। तो यहाँ पर रिटेन प्रॉफिट का हमारे पास बहुत बड़ा घाटा भी है। ये सारे फायदे तो हैं बट ये 3 घाटे बहुत हैं इन सारे फायदों को छुपाने के लिए। तो आप यहाँ ध्यान रखना, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों ही चीज़ें हानिकारक हैं और यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन हो रही है कि हमारे पास पैसा बच रहा है और जब पैसा बचता है तो हमारे पास रीजनेबल प्राइस के जो गुड हैं उनकी जो वैल्यू है वो अपने आप हाइयर देन हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो रहा है, डेंजर ऑफ मोनोपोली है और साथ ही साथ लॉस है हमारे शेयर होल्डर के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, कोई भी हो, आपकी कंपनी में जब कोई पैसा लगाता है तो वो प्रॉफिट के लिए लगाता है। अब आप उसका प्रॉफिट रोक कर अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में लगा रहे हो तो वो गलत है, तो ये उसके लिए लॉस हो जाता है। अब यहीं पर हम बात करें स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इक्विटी शेयर होल्डर, यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ा हमने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पढ़ा, डिवेंचर पढ़ा और हमने यार रिटेन प्रॉफिट भी कवर अप किया। तो ये सब चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की देनदारी के द्वारा कनेक्टेबल है, यानी कि इक्विटी शेयर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली चीज़ है। आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए, डिवेंचर्स हो गए, ये सब एज अ लोन काम कर रहे हैं, इनके आपको किसी को डिविडेंड की शक्ल में पैसा देना है, किसी को एक तरह से क्या नाम है इंटरेस्ट की शक्ल में पैसे देना है, तो इस तरीके की चीज़ें बटी हुई हैं। बट यहाँ पर क्या होती है, सरकार ना एक आपके लिए स्पेशल बैंक बनाता है जो कि आपके उद्योग को यानी कि आपके बिजनेस को एज अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के वे में कई सारे लोन प्रदान करता है सब्सिडीज के साथ, यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया होता है इनके अलग अलग बैंक्स का और आपकी कैटेगरी का, आपकी बिजनेस कैटेगरीज का, उस हिसाब से आपके लिए सहायक होता है एज अ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म में तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, एज अ लॉन्ग टर्म इसके लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको हम डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं बिजनेस के लिए। तो डेवलपमेंट बैंक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर क्या क्या आते हैं, ये मेरे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, यानी कि IFCI, SFC, ICICI, तो इन सब की आपके पास जो है वो फुल फॉर्म लिखी होंगी बुक्स के अंदर, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको जो हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है। फर्स्ट हमारे पास आती है IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन आती है हमारे पास SFC यानी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर आती है हमारे पास ICI, तो हमारे आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फिर आता है IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDC यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, IIBI यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास कुछ फुल फॉर्म हमने पढ़ी जो कि अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो असाइन होती हैं, यानी कानून के माध्यम से और सरकार के माध्यम से ये आपके पास आती हैं और आपकी कैटेगरीज को, आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती हैं। तो यदि आप देख पाओगे अपनी बुक के अंदर तो हर एक बैंक के आगे एक लॉ लिखा हुआ रहता है, अंडर सेक्शन ऑफ दिस, अंडर सेक्शन ऑफ दिस, अंडर सेक्शन ऑफ एक्ट दिस। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मानना। एक आध दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखना कि भाई हाँ किस तरीके से स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्क करता है और क्या क्या फर्दर कैटेगरीज आती हैं। अगर आप इसमें डीप में नहीं भी जाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब हम ये जान गए कि एक ये सरकार के माध्यम से और कानून के माध्यम से एक उपलब्ध कराई गई बैंक है जो कि उद्योगों को मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के फाइनेंस के लिए हेल्प कर रही है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या जाना, रिटेन प्रॉफिट एंड देन स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब हम ये जानते हैं पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है। और हाँ, ये कमर्शियल बैंक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कमर्शियल बैंक जो फर्दर एक्टिविटी, जो अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से एक्टिविटीज़ करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती जो ये करती हैं, यानी कि ज़्यादातर ये बिजनेस के लिए बनाया गया है, आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो अभी हम वो भी पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक वगैरह और ADR, GDR, IDR जो कुछ भी है उन सबको हम कवर अप करते हैं। तो बढ़ते हैं फटाफट से पब्लिक डिपॉजिट की तरफ कि आखिर वो क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जिसका नाम पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट का आखिर मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सोर्स ऑफ फाइनेंस है जब आपका इन्फ्लेशन होता है, जब आपका ग्रोथ टाइम होता है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बैलेंस शीट, आपका PNL, आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरी मार्केट के अंदर धूम मचा रहा होता है। तो सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, और वो पैसा आप किस फॉर्म में ले रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर वो पैसा एक एज अ शेयर होल्डर की फॉर्म में नहीं लिया जाता,
यानी कि उनका कोई राइट नहीं होता आपकी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में कोई दखल देने का, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। तो ये पब्लिक डिपॉजिट है, यानी कि लोगों का पैसा लेना डायरेक्टली बिजनेस का, ठीक है। तो इट रेफर टू द डिपॉजिट दैट आर द रेस्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द फंड, डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि फंड इनकर्ड करना डायरेक्टली बिजनेस का, किससे? पब्लिक से। इसकी एडवांटेजेस क्या है? बहुत इजी मेथड है भैया ये। दूसरा, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि अपनी ट्रांजेक्शन्स को, अपनी ट्रेडिंग यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए, और जो आप जो कुछ भी पीछे पढ़कर आए हो, है ना, तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट एज अ शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर की तरह ना कोई पार्टिसिपेट नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर, और इनको फॉर्म करने में, इनसे फंड लेने में कोई भी मॉर्टगेज की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एसेट्स वगैरह की आपको कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो यहाँ पे तो हमारी एडवांटेजेस हो गई। इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस हमारे पास क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन, जब आपकी ऊंचाइयां, जब आपकी तरक्की पूरे मार्केट के अंदर शोर मचा रही हो, और ये जब होगा तब लोगों का ध्यान आपके पास अट्रैक्ट होगा। और जब आपका डिप्रेशन आ जाएगा, यानी डिफ्लेशन आएगा, देखो बिजनेस साइकिल है, कभी डिफ्लेशन है, कभी डिप्रेशन है, कभी इन्फ्लेशन, तो कभी ग्रोथ है। तो यहीं पर ये जो पब्लिक डिपॉजिट वाला सेक्शन है ना, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ पर वर्क करती है। जब आपका डिफ्लेशन या डिप्रेशन का टाइम होगा, तो उस समय पर आपकी कंपनी में पैसा लगाने से बेहतर लोग बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये इसमें एक लिमिटेशन है। अनसिक्योर्ड नेचर है, यानी कि आपको ना तो कोई एक तरह से मैनेजमेंट के अंदर दाखिला मिल रहा, ना ही कोई एक तरह से एसेट्स की कोई सिक्योरिटी मिल रही, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। तो काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड नेचर है इसका। आप जब पैसा तो लगा दिया, अब बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती है, बैलेंस शीट होती है, पीएनएल, उसके अंदर ड्राइंग्स करती हैं। आपने 11th क्लास में आपने पढ़ी अकाउंटेंसी, उसमें ड्राइंग्स करती हैं बेसिकली। कुछ फ्लक्चुएशंस भी हो जाती हैं, तो उसमें किसी बंदे ने फंस गया, उसने पैसा लगा दिया, तो अनसिक्योर्ड नेचर है, उसका पैसा डूब ही जाना है वहाँ पर, ठीक है। और अनहेल्दी ट्रेंड रहता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसमें ना तो आपको कोई मॉर्टगेज मिलता, कोई एसेट्स मिलता, ना कोई सिक्योरिटी मिलती, ना कोई एज अ शेयर होल्डर की तरह आपको ना पार्टिसिपेट मिलता मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि आपके पास है कुछ नहीं, आपके पास सिर्फ बैलेंस शीट का छप्पा है कि भैया हाँ, मैं इस कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैंने पैसा लगाया है, इसके बदले मुझे वो प्रॉफिट कमा कर दे, सीधी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा? पब्लिक डिपॉजिट समझ लिया। अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम पढ़कर आए हैं स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो ज़रूरत पड़ते हैं मीडियम टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए, और ये कानून आधारित और बैंक आधारित एक बैंक्स होती हैं, और कई सारी बैंक्स हमने पढ़ी और उनकी फुल फॉर्म जानी अंडर द लॉ एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो आप पढ़ते हुए आए हो, ये क्या है? द कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ राइजिंग, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी, सबसे मेन सोर्स ऑफ राइजिंग फंड होती है फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड फॉर अ मीडियम टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ये जानी जाती है, और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर ही सीमित नहीं है। नॉट ओनली दैट, द कमर्शियल बैंक हैज द बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर, ये आपके लिए मीडियम टर्म का भी सोर्स ऑफ फाइनेंस का इंतजाम करके रखती है। तो कमर्शियल बैंक का मतलब हम क्या जाने? द कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ राइजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एंड नॉट ओनली दैट, द कमर्शियल बैंक हैव द बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि ये आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही नहीं देती है, आपको और भी कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और वो फैसिलिटी क्या है भाई? पहले ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, एंड डिस्काउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, तब भी आपके अपने खाते से पैसे निकाल सकते हो, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। यहीं पर अगर आपने कोई पैसा लिया है और आपने टाइमली उसको पेमेंट भी कर दी, तो आपको कोई भी उस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। ये सब आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो कमर्शियल बैंक एक मेन सोर्स ऑफ राइजिंग है शॉर्ट टर्म के लिए एंड एज अ मीडियम टर्म के लिए। मीडियम टर्म के लिए ज़्यादा ये वर्कफुल नहीं रहती, शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बेस्ट मेन सोर्स ऑफ राइजिंग हमारे पास रहती है। तो हमने क्या समझा? पब्लिक डिपॉजिट एंड देन कमर्शियल बैंक। अब हम जानते हैं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, और इंटर कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, और ये किस तरीके से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो ट्रेड क्रेडिट आप पढ़कर भी आए होंगे, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी ना गुडविल, यानी कि आपकी अच्छाइयाँ, आपकी पहचान, ये आपका ट्रेड क्रेडिट है। मान लो आप कोई सामान परचेज करने गए, वहाँ पर आपकी जान पहचान अच्छी बनी हुई है, आपके पास उस समय पैसे नहीं है, तो आप वो सामान परचेज करें, घर पर ले आए, बट आपने वो पैसे बाद में पेमेंट किए,
तो ये ट्रेड क्रेडिट होता है, यानी कि एक छोटा सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास कि इट रेफर टू दैट क्रेडिट फैसिलिटी विच इज एक्सटेंड बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इसके बाद आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, यानी कि ICD भी बोलते हैं हम इसको, और ये जब लिया जाता है जब हम एक लॉन्ग सोर्स ऑफ, यानी कि एक लॉन्ग फॉर्मेशन को नहीं करना चाहते, ना हम कमर्शियल बैंक, ना हम ट्रेड क्रेडिट तो नहीं हो पाएगा, फिर ना पब्लिक डिपॉजिट, मतलब किसी अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का हम यूज़ नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शॉर्ट टर्म नीड है, यानी कि इसका यूज़ हम जब भी करते हैं जब हमें 3 महीने, 6 महीने या फिर ऑन कॉल, मतलब जब ज़रूरत होती है पैसों की तब इसका यूज़ किया जाता है। अब सर ये है क्या? ये क्या है कि जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत है 3 महीने, 6 महीने या फिर ऑन अ कॉल, तो वहाँ पर कंपनी एक दूसरी कंपनी से लोन ले लेती है, यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से लोन ले लेती है। और यहाँ पर क्या होता है कि इतनी जल्दी और इतने कम समय के लिए लोन में कुछ घाटा भी होता है, यानी कि यहाँ पर हाइयर इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ पर हाइयर इंटरेस्ट रेट होता है अकॉर्डिंग टू देन बैंक, और यहाँ पर ब्रोकरेज भी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। तो ये हमारे लिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का एक पार्ट है, एक बार से पढ़ लेते हैं। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद द अनदर कंपनी. These deposits are essentially brokered deposit which led the involvement of brokers. ठीक है, the rate of interest these deposits is higher than the bank and other markets. अगर आप 3 महीने का सोर्स ऑफ फाइनेंस करवा रहे हो विथ यूजिंग ऑफ ICD, तो आपको अप्रोक्स 12% का जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहीं पर अगर आप 6 महीने करवा रहे हो तो 15% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और यदि आप ऑन कॉल करवा रहे हो तो आपको 10% का एक एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है ऑन कॉल की जो हमने 3 महीने वाला और 6 महीने वाला, उसमें कोई सवाल नहीं करने वाला आपसे कि पेमेंट कब करनी है। बट ऑन कॉल का मतलब ये है कि लेंडर कभी भी आपसे अपने डिपॉजिट को वापस लेने के लिए कह सकता है ऑन अ डे नोटिस। तो ठीक है, तो एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे 10% का अप्रोक्सीमेटली रहता है। तो यहाँ पर हमने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ADR, GDR और IDR का मतलब क्या होता है, क्या फीचर्स हैं और क्या मतलब है इनका। फटाफट से इन टॉपिक्स को खत्म करते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, यानी कि GDR की। तो GDR होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है ये, तो द GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट विच द कंपनी ऑफ अ कंट्री issue in the US dollar in order to obtain foreign capital. They are traded in all those foreign share market where they have been listed. यानी कि ये जो GDR है ना, इसको हम इंटरनेशनल टिकट भी बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है GDR। यानी कि यहाँ पर विदेशी व्यापारी या भारतीय व्यापारी किसी भी एक तरह से विदेश की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, वहाँ के शेयर को बेच सकता है, खरीद सकता है बिना उस देश के शेयर को खरीदे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इंडिया के अंदर आना, पहले इंडिया की हम कंपनी के हमें शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो अब जाके हम उसके अंदर कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ बैंक एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू करता है जिसके माध्यम से आपकी कंपनी जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस करती है, अमेरिका एंड यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी विदेशी व्यापारी या फिर देशी व्यापारी बाहर की कंपनी में, यानी कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो शेयर्स होते हैं उनको बेच या खरीद सकता है, और बिना किसी उस देश के शेयर्स को खरीदे। तो यहाँ पर क्या है कि एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस पाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो इसके मैं फीचर्स की बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं इसमें चेंजेस। क्या है भाई, GDR एज एन कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड, यानी कि GDR जो है वो लिस्टेड होता है किसी भी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ऑन वन GDR कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर, यानी कि एक GDR जो है वो कम से कम एक से ज़्यादा शेयर को रिप्रेजेंट करता है, लाइक वन GDR इक्वल्स टू 2 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद आता है द बियरर और होल्डर ऑफ द GDR कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये फीचर है इसमें। देन द होल्डर्स ऑफ द GDR हैव नो राइट टू वोट द कंपनी, यानी कि किसी भी तरीके से शेयर होल्डर को राइट्स होते हैं कंपनी में वोट करने की, मैनेजमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन पैदा करने की या इन्वॉल्वमेंट पाने के लिए, वो इसको कुछ भी राइट नहीं होते, चाहे कोई भी पैसा लगा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। क्या बेनिफिट है भैया इसका, पहला आता है हमारे पास गेटिंग फॉरेन कैपिटल। भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, बाहर का बंदा हमारे शेयर को
परचेज कर पाएगा, हम बाहर के बंदे के शेयर को परचेज कर पाएंगे अगर उसने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस कर रखा होगा तो, बिना उस देश की शेयर्स को यानी कंपनी क्राइटेरिया को फॉलो करके। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है और उनके शेयर्स को कोई भी देश का बंदा खरीद सकता है, बेच सकता है। इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? जो हमारा ये फ़ायदा हो रहा है भाई, हमें फॉरेन कैपिटल मिल जाता है। अब फॉरेन कैपिटल मिलने का बहुत बड़ा मुनाफा ये है कि बाहर के देश में जो हमारे पैसे की वैल्यू थोड़ी कम है। यानी कि अगर अमेरिका का बंदा अगर कोई हमारा शेयर खरीद रहा है तो 90 रुपये के बराबर है भाई, ज़्यादा वहाँ का 1 रुपये आ गया 90 रुपये। तो इस तरीके से हमें फॉरेन कैपिटल मिल जाता है जो कि हमारी कंपनी के एक्सपेंशन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। फिर मोर लिक्विडिटी बनी हुई है, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी, लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट रहती है यहाँ पर, एंड बेटर शेयर प्राइस हमारे पास मेंटेन होकर रहते हैं। अब ये होते कैसे हैं इशू GDR? तो इशूइंग कोड और देन डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक यानी DCB जिसको हम कहते हैं। इसके बाद वाला स्टेप है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक यानी कि ODB, देन हमें फॉरेन इन्वेस्टर मिल जाते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट प्रोसेस आपको बता रखा है, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं, अगर नहीं पूछे तो जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो यहाँ पर हमने समझा GDR के एक फुल्ली टॉपिक को। अब हम जानते हैं ADR के बारे में कि ADR क्या होता है और इसमें क्या फीचर्स कंसिडर करते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपनी इस क्लास के लास्ट फेज की तरफ, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि अमेरिकन जो बैंक होती है वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे अमेरिकन इन्वेस्टर बिना किसी देश की मार्केट में आए वहाँ की किसी भी कंपनी के शेयर को परचेज या सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं बिना किसी और देश की मार्केट के अंदर आए अमेरिका में रहते हुए। तो ये ADR है यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। अब मैंने सर इसके फीचर्स क्यों नहीं लिखवाए, एडवांटेजेस क्यों नहीं लिखवाए? तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर GDR, ADR और IDR की एडवांटेजेस एंड देन फीचर्स सेम रहते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जिसके अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट एक बैंक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें अमेरिकन इन्वेस्टर बिना किसी देश के अंदर मार्केट में आए वहाँ की सभी जो शेयर्स होते हैं उनको परचेज या सेल कर सकते हैं किसी भी देश की कंपनी के। तो यहीं पर हम बात करें इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो ये बिल्कुल इसी की तरह होता है। यानी कि इंडियन बैंक यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करती है इंडियन इन्वेस्टर के लिए कि वो बिना किसी देश की मार्केट में जाए किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल कर सकती है। तो ये हमारा IDR होता है। तो इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं एक बार। तो ADR इज एन इंस्ट्रूमेंट विच द non-US US company issuing to the American in orders to obtain foreign capital, they can be listed only on the New York Stock Exchange। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करूं तो IDR आर लाइक द GDR और ADR, यानी कि एक्सेप्ट दैट द इशूअर इज अ फॉरेन कंपनी राइजिंग फंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी मार्केट्स एंड देन IDR आर रुपी डिनोमिनेटेड, दे कैन बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है और वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर लिस्टेड होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या क्या जान लिया, जरा फोकस कर लेते हैं। हमने आज इस चैप्टर को फिनिश किया, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ा। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या समझा कि बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। अब वो पैसा आता कहां से है? तो पहला हमने जाना इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर डिबेंचर, रिटेन प्रॉफिट, देन स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एंड देन कमर्शियल बैंक, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और साथ ही साथ हमने जाना अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छे से समझा। अमेरिका के अंदर अमेरिकन बैंक इशू करती है बैंक सर्टिफिकेट फॉर अमेरिकन इन्वेस्टर एंड IDR में इंडियन बैंक सर्टिफिकेट इशू करती है फॉर इंडियन इन्वेस्टर। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें उसको इंटरनेशनल टिकट कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनीज क्या होती है, इंटरनेशनल एक्सेस कर पाती हैं, कोई भी कहीं का बंदा किसी भी शेयर को परचेज या सेल कर सकता है जिससे हमारे पास फॉरेन कैपिटल इकट्ठा होता है। तो ये हमारा चैप्टर था। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपने नेक्स्ट ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। थैंक यू।